तो अभी इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कैसा होता है आपका कॉनकेव और दूसरा कैसा होगा हमारे पास कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जिसमें केव होगी तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव, और जो उभरा हुआ होता है बीच में से थिक होता है उसे हम क्या कॉल करते हैं, आपका कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं हमेशा उनके सेंटर से जो लाइन पास आउट होगी उसे हम क्या कॉल करेंगे हमेशा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ये क्या कहलाती है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने आपसे कहा कि कॉनकेव मिरर है, तो क्या आप ये सोच सकते हो कि कॉनकेव मिरर कैसे बनाया जाता है, बनाया कैसे गया होगा। तो कॉनकेव मिरर बनाया कैसे गया होगा, एक फुटबॉल जैसा कांच का स्फीयर बनाया, स्फीयर, और उसके छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए। एक बहुत बड़े स्फीयर में से छोटे छोटे टुकड़े, जैसे फुटबॉल के ऊपर जो पैचेस होते हैं छोटे छोटे से कलरफुल, उनमें से एक पैच निकाल दिया। बस वो पेंटागन हेक्सागन में होते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स हैं वो तो एक स्फीयर से बनाए गए। पहले एक बड़ा सा कांच का गोला बनाया गया, उसमें से छोटे छोटे पीसेस को काट दिया गया, तो उसका तो वही सेंटर था। यदि हम उसे बाहर की तरफ से पेंट कर देते हैं तो कॉनकेव बन जाता है, अंदर की तरफ से पेंट कर देते हैं तो उसे कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है आपका। तो उसका तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका तो एक सेंटर है कि नहीं है। तो इसीलिए इसका जो सेंटर आएगा वो इधर आएगा और इसका जो सेंटर आएगा वो इधर आएगा। अरे हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, जब कोई भी एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर ये है, फुटबॉल इमेजिन करनी है आपको, तो मैंने कहा यहां से इसके सेंटर से कहीं से भी सरफेस पे एक लाइन सीधी सीधी ऐसे खींच दो, कहीं पे भी, कैसे भी, कहीं पर भी, चारों तरफ। तो जो ये लाइन गई, ये तो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो लेकिन ये जो लाइन जाएगी हमेशा, तो वो तो इस पॉइंट पे सरफेस पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। इसीलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर से कोई भी लाइन सरफेस से पास आउट जो होती होगी उसे हम क्या कॉल करते हैं हमेशा, चाहे उसे हम क्या कॉल करते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे मिरर्स में। तो ये क्या है, नॉर्मल, समझ में आई। हमने कहा था ना फर्स्ट लॉ क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द वन प्लेन, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमेशा नॉर्मल बनाना है, चाहे मैं कहीं पे भी खींचूं, यहां से जो लाइन सीधी खींचूंगा वो हमेशा कैसी होगी, नॉर्मल होगी। हम यहां पे खींचूं, बस वो क्या होना चाहिए, सीधी सेंटर से पास होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी आपका नॉर्मल। तो पता चला कि नॉर्मल कैसे बनाना है, लेंस में भी और मिरर में भी। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे इस लाइन पे भी तो रेडियस ही होगी, नॉर्मल ही होगा। इसे हम क्या कॉल करते हैं आपका, हम इसे पोल कॉल करते हैं। ये क्या है आपका, पोल है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या आप लोगों को व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर ये समझ में आया, कैसे बनाए जाते होंगे, क्या रेडियस हम जो बात करते रहते हैं, कैसे नॉर्मल हम लोग बनाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों को जो सीखनी है। मैंने कहा अभी आपको कि इनमें दो फॉर्मूले, बस 2-3 फॉर्मूले और पूरा मिरर उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो मैंने कहा पहला जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होती है वो रेडियस का हाफ होती है। तो जो कॉनकेव है उनके लिए नेगेटिव, जो कॉन्वेक्स हैं उनके लिए पॉजिटिव।
इसको भी और बता भी दूंगा मैं आपको, साइन कन्वेंशन तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपका। अरे यस और नो। मैंने कहा दूसरी चीज जो होती है आपका फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अरे v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। क्या मेरी बातें कुछ समझ में आ रही, कोई खास बात नहीं है, सब 9th का 10th का सिलेबस है ओवरऑल यदि आप लिखोगे तो। अरे तीसरी बात होती है मैग्निफिकेशन। अरे मैग्निफिकेशन का जनरल मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन का जनरल मतलब क्या है, कितना बड़ा करके दिखाया, कितना बड़ा करके दिखाया, जूम करके कितना दिखाया। तो यानी कि उसका रेशियो आई अपॉन ओ हमेशा इसी से निकालना है, कहीं पे भी निकाल रहे हो हम लोग, इमेज अपॉन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सही आई मेरी बात समझ में या नहीं आई आपको? अरे यहाँ जो होता है ना, यहाँ माइनस एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, v अपॉन u का फॉर्मूला भी हम लोग लिखते हैं। क्या मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं आप लोगों को? यदि मैं कहूँ यहाँ पे दो फॉर्मूले और होते हैं, रेयर कंडीशंस में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, f माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। इन फॉर्मूलों को रेयरली यूज करते हैं, ऊपर वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं वो मेन फॉर्मूलाज हैं, हम उन्हीं को बेसिकली क्या करने वाले हैं, आपका यूज करने वाले हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे ये जो मैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। कैसा मैग्निफिकेशन है ये? लेटरल मैग्निफिकेशन है। मतलब कल मैंने आपको प्लेन मिरर में भी बताया था, क्या बताया था कि जो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे चलते हैं तो सिचुएशन अलग होती है, यदि हम परपेंडिकुलरली चलते हैं तो सिचुएशन अलग होती है। तो लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रहे होते हैं। तो क्या इतना समझ में आया? इसमें से कुछ कॉपी करने का मन है? चलो इसके आगे कंटिन्यू करें हम लोग। यहाँ पे मेरा मैंने गलत छोड़िए, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये कौन सा मैग्निफिकेशन था? ये लेटरल मैग्निफिकेशन था। यदि मेरे को लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करनी है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करनी है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो आई अपॉन ओ ही होगा, लेकिन वो कैसा होगा? माइनस। और इसके अलावा यहां पर क्या होगा कि हमें जब हम लॉन्गिट्यूडनली चलते हैं यानी कि परपेंडिकुलरली चलते हैं एक्सिस पे, तो साइज ऑफ इमेज का डिफरेंस आएगा। पहले ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो चेंज होती चली जाती है, तो पोजीशन हम निकालेंगे तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 से हम इसे कैलकुलेट करने का काम करते हैं। इसका बहुत ही कम यूज आता है नीट में, तो ओवरऑल आपका जब हम नीट के लेवल की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल 3 फॉर्मूले, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, पोजीशन का फॉर्मूला, वी यू के बीच का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, इन 3 से ही हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सॉल्व होते हैं। मैंने कहा इसके बाद हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। यदि मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका? साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन की बात करूं तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है? पोल पे बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? पोल पे बैठ जाओ। और जिधर से लाइट आ रही हो, यदि उसका उल्टा चलोगे नापने के लिए डिस्टेंस तो माइनस, और उसके अलाउंग चलोगे तो प्लस। मान लो मेरे पास ये जो हमने कौन सा मिरर बनाया था? कॉनकेव मिरर बनाया था। कॉनकेव मिरर बनाया था। अरे ऑब्जेक्ट तो हमेशा यही रखा होगा कि नहीं रखा होगा? मान लो इसकी इमेज यहां बनी, आई, तो मैं लाइट कैसे जाएगी? ऐसे जाने के बाद क्या होगा? वापस मिल जाएगी। तो लाइट चली कैसे?
हमें हमेशा किसका ध्यान रखना है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट कैसे जा रही है? ऐसे। मैं यहां बैठा हूं, यहां बैठे, अब मुझे डिस्टेंस नापनी है। मैंने कहा भाई वी नापो। अरे मैंने कहा वी नापो, तो वी कैसे नापोगे? वी कैसे नापोगे? यहां बैठे हो तो। अरे तो यहां से यहां तक इमेज तक आओगे ना, तभी तो नापेगा ना। मीटर लेके आओगे कि नहीं आओगे नापने के लिए? अरे तो आई की डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? वी। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? जी। सी यू। जो सी की डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो अरे मैं यहां से नापने के लिए इधर आया तो माइनस, लाइट ऐसे जा रही है, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं इधर आर इधर चल रहा हूं तो भी माइनस, यू भी माइनस। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं? यदि मैं अलोंग द लाइट चलता तो कैसी होती? पॉजिटिव होती। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ओ यहां रखा है, तो ये क्या हो गया? यू। इमेज यहां बनी तो ये क्या हो गया? वी। ये क्या हो गया? आर। तो मैं यहां बैठा, लाइट कैसे चलेगी? ऐसे। मैंने यू नापना है तो मैं उल्टा चलूंगा कि नहीं? तो माइनस। यहां बैठा तो लाइट ऐसे चल रही है, मैं कैसे चलूंगा? इधर कोई तो पॉजिटिव। अरे यस और नो? इसलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी और कॉनकेव की नेगेटिव। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इमेज फॉर्मेशन जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोगों को तो साइन कन्वेंशन लेना होता है। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? उसके बाद इसमें छोटा सा सेक्शन बचता है इमेज फॉर्मेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही, तो अभी इसे कॉपी कर लो, नहीं करना है तो बाकी का फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो, हम लोगों को शुरू करना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम लोगों को मेनली पढ़ना है। यदि हम बात करें आपका सबसे पहली चीज कॉनकेव मिरर की, तो जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हम 4 टाइप्स ऑफ रेज को ड्रॉ करने का काम करते हैं। हम 4 टाइप्स की रे को ड्रॉ करने का काम करते हैं। उसमें से पहली क्या है? जो भी रे पैरेलल जाती हैं, जो भी रेज पैरेलल जाती हैं वो हमेशा फोकस से पास आउट होगी। जो भी रे पैरेलल गई वो कहाँ से पास आउट होगी? आपका फोकस से पास आउट होगी। दूसरी जो फोकस से गई वो पैरेलल हो जाएंगी। कोई भी रे जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होगी। और यदि कोई भी रे फोकस से जाती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। दोनों बातें समझ में आई मेरी या नहीं आई आपको? तीसरी बात, यदि कोई भी रे, ये क्या है आपका फोकस है, तो इसकी डबल डिस्टेंस पे क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो जब मिरर पे जाके टकराएगी तो इट विल बी द परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल पे जा रही है, तो नॉर्मल से जा रही है तो क्या होगी? वो वापस रिटर्न हो जाएगी। अब यदि कोई भी रे आपका सेंटर पे यानी कि इसके पोल पे जाके टकराती है, यदि पोल पे जाके टकराती है तो जो भी यहाँ पर एंगल बनेगा वो उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? आपका रिटर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। तो 4 टाइप्स ऑफ द रेस को जो नॉर्मली हम लोगों को ड्रॉ करना होता है, कोई सी भी 2 या 3 रे से हम लोग क्या बना सकते हैं? आपका डायग्राम बना सकते हैं। अभी जैसे कि हमने सारी बात इसमें डायग्राम में बात की कि ये वाली रे मैं हटा देता हूं यहां से। तीसरी कौन सी है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी। और चौथी कौन सी है भाई आपका? अरे फोर्थ कौन सी थी? जो पोल पे जाके टकराने। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है,
यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे जो आके रे गिरने वाली है वो कैसी होंगी, पैरेलल। तो जब पैरेलल रेज होती हैं तो वो दे विल बी फोकस्ड, तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। मैंने आपसे क्या कहा पहले केस में, मैंने आपसे क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, एट इंफिनिटी है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमारे इमेज फॉर्मेशन कहां पर परफॉर्म होगा, फोकस पे। अरे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जो फोकस फॉर्मेशन होगी वो कैसा होगा आपका, बहुत छोटा सा होगा। अभी मैं क्या कहता हूं आपसे कि हम इंफिनिटी पे थे, थोड़ा सा पास आ जाते हैं, हम थोड़ा सा पास आ जाते हैं, यानी कि थर्ड नंबर की बात मैं कर रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि सी का मतलब क्या है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी हमने रखा हुआ है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा। मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सी है आपका और ये क्या है आपका एफ। तो इस पे एक रे पैरेलल आती है, तो जो रे पैरेलल आती है वो क्या होगा, फोकस से, और जो फोकस से आती है वो पैरेलल चली जाएगी। तो जहां कहीं भी ये कट करेंगे वहां पर क्या होगा आपका, इमेज फॉर्मेशन। कुछ मेरी बात समझ में आई आपको। मैंने आपसे जो कहा कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज होती है वो वहीं के वहीं पर फॉर्म होती है, उसका जो साइज होता है वो कैसा होता है आपका, सेम होता है। लेकिन यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और सी के बीच हो तो क्या होगा भाई, इंफिनिटी। अरे इन दोनों के बीच में भी तो पॉसिबल है, फोकस और सेंटर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा, देखो इंफिनिटी की एफ पे बनी और सी की सी पे बन गई, तो जो इन दोनों के बीच में बनेगी, तो यानी कि जैसे जैसे हम पास मूव कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज क्या हो गया आपका, दूर मूव करती चली जाएगी। जब वो दूर मूव करती चली जाएगी तो यहाँ पर साइज, पॉइंट साइज था, वो साइज विल बी इंक्रीज्ड। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो साइज कैसा रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर यदि हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर जो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर क्या है आपका F है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक पैरेलल गई, एक फोकस है, हमने उसे पास आउट कर दिया। दूसरी हम क्या काम करेंगे आपका, ज्यादा पास हो गया, कुछ ज्यादा ही पास हो गई। मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये पॉइंट कैसा हो गया आपका, सी क्या हुआ भाई, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, ये ए ये बी, तो ये ए और ये बी, लेट इट बी। समझ में आ गई बात कि इसका जो साइज होगा धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा आपका, इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी मैंने कहा पहले इंफिनिटी पे थी तो फोकस पे बना, सी पे थी तो सी पे बना। अभी मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो सी पे बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो कहां बनेगा भाई, इंफिनिटी पे। क्या हुआ, फोकस पे भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक ऐसे, तो वो कैसी हो गई आपका पैरेलल, दूसरी ऐसे, तो वो क्या हो गई आपका, रे विल बिकम द पैरेलल। तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर परफॉर्म होगी आपका, इंफिनिटी पे। यदि इन दोनों के बीच में हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस
के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद से इंफिनिटी तक के बीच में। इंफिनिटी ऑफ सेंटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं भाई। मैंने कहा इसका जो तीसरा केस, इसका जो लास्ट केस है, यदि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो, यदि ऑब्जेक्ट फोकस से भी वो पास आ गया, बिल्कुल पास आ गया, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो फिर वर्चुअल बनेगी। अब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आपका? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि अपोजिट साइड जाता है। तो जब अपोजिट साइड जाके इमेज फॉर्मेशन होगा तो कैसी होगी? इरेक्ट इमेज होगी। क्या आपको मेरी कुछ कुछ बातें समझ में आई? थोड़ी थोड़ी सी। मैंने आपसे क्या कहा? इंफिनिटी की फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और फोकस की इंफिनिटी पे। यानी कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, पास आता चला जाता है, तो हमारा जो साइज ऑफ इमेज है वो बढ़ता चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दूर जाता चला जाएगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट और ज्यादा पास आ गया तो वो इमेज कहाँ बन जाएगी? वर्चुअल। दूसरी साइड पे जाके आपका बन जाएगी। अभी इसके लिए मैग्निफिकेशन की बात करें तो, यदि हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन था, यहाँ पर कैसा था? स्मॉल था। यहाँ पर तो बिल्कुल छोटा सा था। इसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू होता है। यहाँ पर आके उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? 1 हो जाती है। 1 होने के बाद क्या होगा? इट विल फर्दर इंक्रीज, और इंक्रीज होने के बाद जब वर्चुअल बनेगी तो फर्दर इंक्रीज। वर्चुअल जो इमेज होती है वो कैसी होती है आपका? बड़ी इमेज होती है। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला कि मैग्निफिकेशन की बात हो गई हमारी। यहां पर जो केस है टिल द फोकस, ये जो 5 केसेस हैं, इनमें क्या हो रहा है? इनमें जो इमेज है वो कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। अरे रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यानी कि उल्टा बनेगी आपका। जब नेगेटिव इमेज उल्टी बनेगी तो हमारे लिए m कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव होगा। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन जो होगा वो इसी बात पे होने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट? बोल। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं, ये वाली सारी बातें क्लियर हो गई, एकदम से समझ में आ गई आपको। यदि मैं इसके बाद आपको बोलूं कि हमारे पास जो दूसरा मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? What will happen to the convex mirror? क्या कहते हैं? हाँ, डायग्राम्स बुकलेट में है, वहाँ ज्यादा बढ़िया बने हुए हैं, यहाँ बहुत बढ़िया नहीं बने हुए हैं, वो भी खरीद। तो जब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा? जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा? हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, तो भी फोकस पे रहेगा पैरेलल इधर की साइड। कुछ इस तरीके से रे आती है। यहाँ फोकस पर। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कुछ ऐसा होगा। तो देखो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस। इन्हें यदि हम पीछे की तरफ मिलाएं, जहां जाकर ये मिलेंगी they will meet at the focus, तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन। अरे yes or no? appear to meet और in the reality meeting of the rays का अंतर समझ में आया? yes। अब यहाँ कभी मिलेंगी नहीं, यहाँ मिलती हुई सिर्फ फील होंगी, तो हमें यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर क्या हुआ कि जो इमेज है वो कैसी बनी? स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट। तो m कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेकिन स्मॉलर देन 1। यहाँ पे जो इमेज होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। क्या मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं? अरे बोलो भाई। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? आपका 1 बड़ा होगा। यदि इंफिनिटी पे था, मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली पास लाता चला जाऊँ, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली पास लाता चला जाऊंगा तो क्या होगा भाई? इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं जाएगी,
it will come toward the pole. It will come toward the mirror या pole. प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर की तरफ मूव करेगी, पास आएगी, यानी कि यहाँ पर इमेज मिलेगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। कॉनकेव के लिए इंफिनिटी से चलना शुरू करा तो फोकस पर बहुत सारी इमेज बनती जा रही है, साइज बड़ा होता जा रहा है, फोकस पे आ गए, फोकस से आगे बढ़े तो इमेज अब पीछे तो इंफिनिटी पे तो बन चुकी, अब और कहाँ जाए तो अंदर चलेगी, दुनिया के अंदर चलेगी, जहाँ वर्चुअल वर्ल्ड मूवीज देखते हो, मिरर के अंदर की दुनिया, तो अंदर जाके इमेज बनी, अंदर जाके जो इमेज बनी अभी लास्ट हो गया, पोल पे पहुंचे, अब लेंस बदल गया, मिरर बदल गया, मिरर बदल गया तो क्या हुआ, कॉन्वेक्स जब मिरर आ गया तो ऑब्जेक्ट फिर दोबारा से इंफिनिटी से चलेगा, तो अब इमेज पास आ गई, पास आती जाएगी, फोकस पे बनी, फोकस के बाद पास आएगी, पोल पे आएगी, वो पोल तक पहुंचेगा, वहां पे पोल पे, तो दैट विल बी गोल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं बनेगी, जो इमेज है वो छोटी होती रहेगी, छोटी होती रहेगी, स्मॉलर होती तो रहेगी। पहले नहीं, यहाँ पे छोटी स्मॉल जो इमेज है वो कैसी होगी, रहेगी तो छोटी ही, पॉइंट ऑब्जेक्ट और स्मॉलर इन द साइज। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका हम पास आते जाते हैं तो स्लाइड बिट इंक्रीज होगी, बट इट विल बी स्मॉलर देन 1, मतलब वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटी ही रहेगी। मतलब जब हम इंफिनिटी पे होते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब हम पास आएंगे ना, इधर से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इधर से इमेज पास आ रही है, तो स्लाइड बिट साइज इंक्रीज होगा, बहुत ही थोड़ा सा साइज जो होता है वो आपका इंक्रीज होगा। क्या आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी सेंस हम लोग सिर्फ किससे काउंट कर सकते हैं, इसी इमेज फॉर्मेशन से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसी इमेज फॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन फिर प्लस माइनस जो लेना है वो इसी बात पे आपका डिपेंड करता है। समझ में आया यहाँ तक का? इसके बाद अभी हम बाद में एक बार लेंस की हल्की सी बात करेंगे, तो लेंस और ये बिल्कुल एक जैसे हैं रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे इंफिनिटी से आएंगे इमेज फॉर्मेशन परफॉर्म होगा तो वहां कुछ वर्ड्स बदल जाएंगे, और सबसे बड़ा चेंज बस एक ही है, वो क्या है कि यहाँ कॉनकेव से शुरू किया था, वहां कॉन्वेक्स से शुरू करेंगे, बस इतना अंतर। बाकी वही इंफिनिटी से फोकस, फोकस से इंफिनिटी, उससे आगे वर्चुअल, फिर कॉनकेव में वर्चुअल छोटी और पास आते हुए छोटी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? दोनों का जो रे डायग्राम है वो बिल्कुल एक जैसा सा है। आंसर्स प्लस और माइनस, बहुत सारी बार क्वेश्चंस को सिर्फ देख के हम आंसर लगा सकते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर लगा सकते हैं कि वो इमेज कहाँ बन रही होगी। जैसे मान लो किसी की फोकल लेंथ 30 है, किसी की फोकल लेंथ कितनी है, कॉनकेव वाले की 30 है, ऑब्जेक्ट रखा है 60 से पीछे, तो 30 और 40 के 30 और 60 के बीच में बनेगी इमेज। समझ में आई मेरी बात? ऑप्शन देख के अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो उस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, इसी से रिलेटेड आज हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो ये नीट का ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, जो सबसे पहला हम कर रहे हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। Match the corresponding entries. Match the corresponding entries of column 1 and column 2 for the mirrors. ऑप्शंस कॉलम्स आर, कॉपी करेंगे ऐसे का ऐसा ही पहले।
अपने आप में सबसे लेंथी सा क्वेश्चन ओवरऑल अभी तक का। मैंने आपसे कहा हो गया, रेडी हो गया, सुन रेडी हो, एक सेकंड सर। राइट ऑन, सुनो छाप लेना नहीं, बाद में सुन लेते हैं। एम है बड़ा, तो बड़ा कब बनता है? कॉनकेव। ओनली कॉनकेव। कॉनकेव है। तो कॉनकेव, तो आंसर एक ही मैचिंग किससे हो गई? क्यू से। अरे एम नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब रियल इमेज, तो क्या आ गया? आर। मैंने कहा m इक्वल टू नेगेटिव है तो रियल होती है, तो आ हाफ छोटी है, तो छोटी किस में होती है? छोटी कैरे में दोनों में होती है, पी में भी और क्यू में भी। अरे सुनो, माइनस है तो माइनस है तो फिर कॉनकेव में आएगी, बिल्कुल सही। माइनस है तो क्यू में ही आएगी आप, क्योंकि माइनस जो रियल इमेज होती है वो सिर्फ किस में बनती है? कॉनकेव में बनती है। यहाँ पे m ये p हो गया, तो प्लस है तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल तो s तो हो गया। अब वर्चुअल बड़ी है, वर्चुअल बड़ी है तो कॉनकेव ओनली, तो क्या हो गया? क्यू। यहाँ पे प्लस, तो प्लस तो वर्चुअल, वर्चुअल तो s, और छोटी है तो छोटी है तो आएगा छोटी है तो b। अब बोलो मेरी बात समझ में, अब पूछो क्या पूछते हो? कॉनकेव होता है उसमें m नेगेटिव होता है। कॉनकेव में m नेगेटिव। लास्ट वाला केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा है तो वर्चुअल बन गई इमेज। नेगेटिव और पॉजिटिव जो होगा वो इमेज से डिसाइड होगा ना, तो इमेज वर्चुअल है या सीधी है तो पॉजिटिव आ गया। मैंने क्या कहा? बिल्कुल, इसलिए ऐसे इमेजिनेट करना है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है फोकस तक रियल बनी, इधर वाली, इससे इधर गए तो इधर बन गई, दूसरे वाले में भी इधर बन गई। लेकिन पहले और दूसरे में अंतर क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में बड़ी है वर्चुअल और कॉन्वेक्स में छोटी है। आई बात कुछ कुछ समझ में? तो दैट इज द ऑप्शन, ये ऑप्शंस थे बने हुए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इन सबको ऐसे मैच कराना है। क्या मेरी बात यहाँ तक की समझ में आई? तो एक बार कॉपी करेंगे जल्दी से। अरे पोस्ट कहाँ से होता है भाई? चलो, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A concave mirror for face viewing, a concave mirror for face viewing, his focal length of 0.4 meter, full stop. The distance at which you hold the mirror, the distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image, upright with the magnification of 5 is, with the magnification of 5 is dash। देखो, मैंने जो कहा मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब राइट इमेज, सीधी इमेज, सीधी तो वर्चुअल बनेगी दूसरी तरफ जाके,
जैसे हमारे सिंपल मिरर में भी बनती है, तो ये पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा, प्लस एम पॉजिटिव लेना है, तो प्लस यहां पर क्या होता है, माइनस v अपॉन, तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू क्या हो गया, 5u। बेसिकली u जो होता है वो माइनस में होता है, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपका 5। मतलब मैं यदि ऐसा कह दूं कि यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं कि u है, तो u क्या लिया हमने, u x मान लिया, तो माइनस एक्स मानूंगा ना मैं आपका। तो जब मैं इसे माइनस एक्स मानूंगा, तो यहाँ पर यदि मैं u की वैल्यू को पुट कर देता हूँ माइनस v अपॉन माइनस एक्स, तो मेरे पास यहाँ पर v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5x। ये बात हमें समझने की है बस। और मेरे को फॉर्मूला पता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है। तो मैंने कहा 1 अपॉन एफ तो हमें दिया है 0.4, 1 अपॉन वी कितना है 5x है। ये वर्चुअल है, दूसरी तरफ है प्लस का है, प्लस 1 अपॉन माइनस x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5x 1 माइनस 5 प्लस हो जाएगा प्लस 5 1 प्लस 5 क्या कह रहा है, माइनस का x है ना डिनोमिनेटर में, तो ऊपर प्लस 5 आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 4 अपॉन 5x। अरे यस और नो, तो मुझे क्या चाहिए, तो x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 0.4 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया 1.6 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 0.32। अरे यस और नो, तो दैट विल बी द डिस्टेंस, यानी कि हमें मिरर कहां होल्ड करना है, कितनी दूर होल्ड करना है, ये पूछा है 0.32। अरे यस और नो, इमेज कहां बनेगी यदि ये पूछ लेता तो इंटू 5। समझ में आई मेरी बात, छापो इसे एक बार जल्दी से, कुछ पल्ले पढ़ा। Now write down the new question. Yes. An object 5 centimeter tall. An object 5 centimeter tall is placed at 100 centimeter. Is placed at 100 centimeter from a concave spherical mirror. From a concave spherical mirror which has a radius of curvature of 20 centimeter, which has a radius of curvature of 20 centimeter. Full stop. The size of image is dash. The size of image is dash. सुनो कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ हो गई -10 सेंटीमीटर, r/2 होगी। क्वेरी कर, पहला दिमाग वीक में मेरा चला, अरे जो आंसर 20 से ज्यादा का वो ये निकालने की जरूरत ही नहीं। अब ये डायग्राम यदि आपको याद है तो समझ में आएगी बात। अरे सी की में सी पे बननी थी,
तो अभी ऑब्जेक्ट पीछे है तो नहीं 20 से कम, 20 से कम होगा। 20 से कम, Absolute। 20 से कम, 10 और 20 के बीच में 10 होगा हमारा आंसर, यदि होगा तो। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आ गई आप लोगों को? अरे मैंने आपसे कहा कॉनकेव मिरर, हमारे पूछा क्या है, व्हाट इज आस्किंग, Size of image। साइज ऑफ इमेज पूछा है, लेकिन इसने तो भाई हम लोग क्या करते हैं, v निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा 1/v इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो 1/f से -1/u, ये डायरेक्टली याद करना है हमें। तो मैंने कहा फोकल लेंथ कितनी हो गई, -10 -100। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया 100, तो -10 + 1 -9/100। किसी को कोई दिक्कत? अरे जो m निकालते हैं वो I/O -v/u होता है। मैंने कहा -v, अरे v तो खुद हमारा 100/9 माइनस में आया, अपॉन u -100 है। अरे यस और नो समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है? तो I = -1/9 into 5, so that will be -5/9। अरे भाई जब वो 5 सेंटीमीटर का था वहां पे रखा है 100 से ज्यादा पे, तो साइज छोटा ही रहना था। 10-20 से बहुत दूर रखा है तो साइज बहुत छोटा आया। कंपैरेटिवली पास आता जाएगा तो क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। हाँ, यदि हम दोनों चीज को जोड़ के चलेंगे ना, कॉमन सेंस वो डायग्राम जो बनाए हम लोगों ने, जो बने हुए हैं, और आंसरिंग को, तो एरर होने के चांसेस कम है। वो इमेज फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए बहुत अच्छे से, इसीलिए सिर्फ ये रिकॉर्डिंग की है आज। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical mirror forms an erect image three times the size of the object full stop if the distance between the object and image is as 80 centimeter. If the distance between the object and the image is 80 centimeter, find the nature and the focal length of the mirror and the focal length of the mirror. इसमें हम लोगों को बोला गया है इरेक्ट इमेज, मतलब एम कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, मिरर का केस है, वर्चुअल बनी है, मतलब दूसरी तरफ बनी है। क्या हुआ है, दूसरी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज यहां और ऑब्जेक्ट यहां। तो हमें इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर दी है। तो मैं यदि इस डिस्टेंस को -x मान लेता हूं तो ये वाली डिस्टेंस 80 - x पॉजिटिव बचेगी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे को क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछी है, तो ना मेरे पास x है, ना मेरे पास u है, ना v है, तो मुझे u और v को इसी से निकालना है। तो अब मैंने कहा m इक्वल टू क्या होता है, I/O, ये हमें दिया है +3 इक्वल टू -v/u इक्वल टू माइनस, अरे v कितना है 80 - x
अपॉन माइनस x माइनस माइनस प्लस, तो 3x इक्वल टू 80 माइनस x, तो x इक्वल टू 20, 80/4। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यानी कि ये 20 है तो ये 60 है, तो बस अब तो फोकल लेंथ निकालनी है। 1/f इक्वल टू 1/60 माइनस प्लस अपॉन माइनस 20। एलसीएम आया 60, 1 माइनस 3, तो माइनस 1/30 को हमेशा रिवर्स करके जरूर लिखना है, यहीं पे लिख दो चाहे -30 सेंटीमीटर, वरना हम इसे पढ़ के आंसर लगा देते हैं, स्पेशली रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में। तो रिवर्सिंग का फिनोमेना यहाँ से शुरू हो जाता है, रिवर्स करना जरूर होना चाहिए, इस बात पे फोकस हमारा जरूर होना चाहिए। तो ये माइनस आई, तो माइनस कॉनकेव तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, बड़ी और इरेक्ट, इसलिए वो पहला क्वेश्चन कराया मैंने। बड़ी और इरेक्ट तो कॉनकेव में ही बनती है। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई? Write down the next question. Let A is the center of curvature. Let A is the center of curvature. Full stop. Find position of image in the given diagram. In the given diagram, ये डायग्राम है, कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसकी लेंथ f/3 है। तो ये इमेज कैसी बनेगी ये हमें बताना है। इसमें एक की इमेज तो एक पे बनेगी, अरे A इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अरे यस और नो? इसकी जो हमें लेंथ दी है वो दी f/3 पर लिख दिया मैंने। तो इमेज ऑफ A at C will form at A, उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा? सेम साइज। ये तो हमें पता है कि नहीं पता है? अभी मैंने कहा इमेज ऑफ B मुझे निकालना है, तो इमेज ऑफ B कितना होगी? अरे इमेज ऑफ B एक बार बोलो भाई, फोकस तो U कितना? U बताना पड़ेगा ना, अब निकालनी पड़ेगी ना। 2f प्लस f/3 इक्वल टू कितना आ गया? 6, 7f/2, तो ये माइनस में आएगा। तो मैंने कहा हमारे पास 1/v निकालना चाहते हैं, तो 1/f माइनस का लेना था हमें। फोकल तो माइनस की होती है, माइनस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं 1/u, ये जो होगा u, तो 3 माइनस 7/f। माइनस आएगा, क्यों नहीं आएगा? u आएगा ना, प्लस का माइनस फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे जो होगा 1v इक्वल टू 1/f माइनस 1s, बताइए प्लस का u, ये है ना फॉर्मूला हमारा। तो u तो नेगेटिव, इसीलिए इस बात को ध्यान रखो, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो हमेशा। मैं ये वाला माइनस अलग लिखूंगा, ये वाला अलग लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कभी सॉल्व करके दिमाग में सॉल्व करके आंसर एक साथ नहीं लिखता। उसमें हमें क्लियर रहना चाहिए कौन सा u और v की वजह से आ रहा है, नोटेशन की वजह से आ रहा है, साइन कन्वेंशन की वजह से आ रहा है, और कौन सा फॉर्मूले में है, ये हमेशा हमें पता होना चाहिए। तो मैंने कहा आपसे यहाँ क्या होगा? 7f, तो यहाँ क्या आ गया? -7 प्लस 3 इक्वल टू -4/7f, उल्टा करके जरूर लिख दो। अरे यस और नो?
तो v इक्वल टू कितना आ गया 7f अपॉन 4। अबे माइनस का क्यों आया है, यानी कि इधर ही बनेगी ना। अरे यस और नो, इधर ही बनेगी कि नहीं बनेगी? पहली बात 7f/4 पे बनेगी। तो ये इसका साइज कितना हुआ, मतलब ये जो इमेज बनेगी ये अब इधर बनेगी या इधर बनेगी? इधर का नीचे क्या ना, उधर ही बनेगी। सी फोकस मिरर की तरफ बनेगी, हाँ। क्योंकि हम दूर से आ रहे हैं पास आ रहे हैं, तो इधर बनेगी। तो इधर बनेगी तो हम इससे साइज निकालें, तो इसका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यदि मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 2f माइनस 7f/4। अरे यस और नो, सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। तो f/4, अरे इसमें से यहाँ इधर बनेगी, तुमने बोला ना ये 2f है, इसमें से ये घटा दो तो इमेज ऑफ साइज आ जाएगा ना। ये किसकी इमेज है? b की, b की। तो b मान लो यहाँ कहीं जाके बना, तो ये इसका साइज ऑफ इमेज आ गया। तो इसमें से ये घटा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अभी मैंने क्या कहा, जो बात फील करने की है वो क्या है कि इमेज बनेगी कैसी? कुछ ऐसी इमेज बनेगी। इस बात को सोचो, जैसे साइज छोटा होता चला जाता है, साइज बड़ा होता है, तो एक स्लोप पे आपका लाइन आएगी आपका, तो इसकी इमेज ऐसी हो गई। इससे इनडायरेक्टली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। कौन से क्वेश्चंस हो गए? इमेज फॉर्मेशन कहां से कहां हो रहा है, साइज छोटा बड़ा कैसे लेना है, साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालना है। मैं मैग्नीफिकेशन पूछूं तो, यदि मैं इसका मैग्नीफिकेशन पूछूंगा तो कैसे निकालेंगे? यदि हम इसका मैग्नीफिकेशन जो निकालना है हमें, यहां लेटरल मैग्नीफिकेशन नहीं निकाल सकते, यहां तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। अरे जो ऑब्जेक्ट होता था, ये मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल का, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या होता था? माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, दैट रेदर देन साइज ऑफ द इमेज अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो I अपॉन O, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द मैग्नीफिकेशन। तो ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, तो I कितना है? f/4। ऑब्जेक्ट कितना था? तो साइज मैग्नीफिकेशन कितना आया? 3/4। ये दिस इज नॉट द लेटरल मैग्नीफिकेशन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। और सर अगर माइनस v अपॉन u करने जब ये आंसर आएगा, क्या बेटा? अगर v अपॉन हम तो साइज ही रखते हैं ना। समझ में आ रही है बात? इमेज इन्वर्टेड है, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली o जो है ना, मतलब मुझे जो कराना चाहिए था, एक चीज जो करनी थी, fi माइनस है, उल्टा बन रही है इमेज। लॉन्गिट्यूडिनली माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा। अरे नीचे बनी ना, इन दोनों में जो माइनस यहाँ पे आता है v वाले में, वो इसका माइनस आता है इमेज का। हाँ। अबे m इक्वल टू जो ओरिजिनल डेफिनेशन है ना, वो ये है। अब इमेज उल्टी बनेगी, रियल, तो i तो हो गया नेगेटिव और नीचे हो गया पॉजिटिव। तो जो बाकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो माइनस में इसलिए पुट करते हैं, वहां जो फॉर्मूला बनता है वो डेरिवेशन करोगे, तो इसलिए इसमें जब हम u की टर्म में से कन्वर्ट कर देते हैं v और u की टर्म में, तो माइनस v अपॉन u हो जाता है आपका। आपको मेरी बात समझ में आ गई? नाउ कॉपी डाउन। चलो तो क्लियर एकदम से। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। एंजॉय द प्रोजेक्ट्स एंड न्यू ईयर।